नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। ठीक 5 बजे हैं और आप सभी का आज की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्या महत्वपूर्ण खबरें रही? क्या यूक्रेन पर रूस अपना दबदबा जमा पाया, या फिर राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे में क्या रही हमारी राज्य की सकल घरेलू उत्पाद, क्या रहा प्रति व्यक्ति आय, आने वाले समय के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, यानी आर्थिक समीक्षा में जो कुछ लिखा गया है, बजट में क्या नया और सवाल बच गया, उन सभी विषयों पर बातचीत के लिए आप सभी के सामने हाजिर हैं झुंझुनू से। जी नमस्कार, अमित शर्मा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में इन सभी विषयों पर हम लोग बातचीत की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के बातचीत की शुरुआत करते हैं। हालांकि आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि आने वाले वीडियो मेंस, सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम जो है, उनके लिए आपका इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी चाहे सवाल वहां से 3 या 2 या 1 ही आए, लेकिन निश्चित तौर पर वहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा आने वाला एएसओ का जो एग्जाम है, उसकी भी महत्वपूर्ण सवाल यहां से आने वाले हैं। तो मैं उन सभी बातचीत की शुरुआत आज से करने वाला हूं। रोजाना लगातार धीरे धीरे ये इकोनॉमिक सर्वे आपको पूरा करवाया जाएगा। तो आप सभी का इन सभी विषयों की बातचीत में शरीक होने के लिए हार्दिक स्वागत है। चलिए अब हम शुरुआत कर ही देते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा। तो दोबारा समझिएगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब बातचीत की शुरुआत आज की करते हैं करंट अफेयर्स के सवालों की। उससे पहले जरा देखिएगा आज का हमारा जो रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो किस हद तक पहुंच गया है। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि भैया रूस ने यूक्रेन पर क्या कर दिया है, हमला बोल दिया है, ठीक है। और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही रूस ने नहीं बरती है। रूस के द्वारा क्या कर दिया गया है, रूस के द्वारा यूक्रेन जो है, इस यूक्रेन पर हमला बोल दिया गया है। और दुनिया भर के तमाम नेता और तमाम जो संगठन हैं जो शांति स्थापित करने के लिए अपने आप को कहते हैं कि हम लोग शांति स्थापित करने वाले हैं, उनके भी अब बूते से बाहर की बात हो गई है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह साफ शब्दों में कह दिया है कि भैया हमारा ये मुद्दा है, हमारे बीच आने की किसी को जरूरत नहीं है। तो ये देखिएगा किधर किधर से हमला किया है रूस ने। एक तो ये बेलारूस वाला इलाका है, ठीक है, ये सोलांस्क और डोनेस्टक जो क्षेत्र है, इन दोनों को तो क्या कर दिया है, इनके द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। यानी इन दोनों को रूस के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी गई है, स्वतंत्र राष्ट्र की यहां पर मान्यता प्रदान कर दी गई है। मूल रूप से ये विवाद क्या है ये समझना है आपको। बस मूल रूप से विवाद इतना ही है कि भैया यूक्रेन जो है वो नाटो संगठन का एक सदस्य बनना चाहता है, बल्कि रूस ये कहता है नहीं भैया हम बनेंगे, आप नहीं बनोगे। यानी रूस खुद इस नाटो का संगठन का सदस्य है, तो ये कहता है यूक्रेन से नहीं नहीं बाबा नहीं, आप नहीं बनने वाले हो, हम बनने वाले हैं। और अगर आप इस तरह की कोशिश करोगे तो हमले के लिए तैयार रहो। तो ये यूक्रेन भी चाहता है कि हमारी संप्रभुता बरकरार रहे। किसके लिए? ये संप्रभुता जो है, इस संप्रभुता को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। कौन? यूक्रेन। ये कहता है नहीं भाई हमारे भी तो अच्छे संबंध होने चाहिए दुनिया भर के संगठनों के साथ, हम भी चाहते हैं। और कुछ ऐसे देश जो हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सब इनका सहयोग करना चाह रहे हैं। तो ये दो क्षेत्र जो है इनको तो स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी है। और नाटो जो संगठन है, इस नाटो संगठन की सदस्यता के लिए ही इन दोनों देशों के बीच में विवाद बना। हालांकि ये विवाद बहुत पुराना है, आज जो है वो तो इसको रूप दिया जा रहा है। और मानने वाले जानकार लोग ये भी कहते हैं कि यूक्रेन के बहाने जो एक ध्रुवीय शक्ति स्थापित कर रखी है अमेरिका ने, उस एक ध्रुवीय शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। कौन? रूस, यानी व्लादिमीर पुतिन उस संप्रभु सत्ता को, यानी कि एक
जो ध्रुव बना हुआ है अमेरिका के नेतृत्व में शक्ति का, उस ध्रुव को चुनौती दी है किसने? व्लादिमीर पुतिन ने। तो ये जिस समय सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार की परिस्थितियां आज बन रखी है और दुनिया भर के लोग ये कह रहे तृतीय विश्व युद्ध जैसे हालात बने हुए। हालांकि कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो है व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच में देर रात्रि जो है वो आपस में बातचीत हुई और भारत ने कहा हमारे नागरिकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और आप किसी तरीके से इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से सुलझाइए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा कि भाई इस मुद्दे को क्या करना चाहिए, बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत इन दोनों में से किसी भी एक का पक्षधर नहीं होना चाहता। भाई पहले भी ऐसा हुआ है, तो भारत इसमें से दोनों में से किसी एक पक्ष में होना नहीं चाहता है। इस वजह से, क्योंकि भारत को भी कई ऐसे विवाद हैं जिनकी वजह से जानबूझकर फिर धकेला जा सकता है। तो यहां पर जरा देखिए, यहां पर इधर वाली सीमा इसकी जो है वो पोलैंड के साथ है, इधर स्लोवाकिया है, इधर आपका हंगरी है, फिर रोमानिया है और ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपका क्रीमिया का जो क्षेत्र पड़ता है। पहले क्रीमिया युद्ध हुआ था, कभी आपको याद होगा। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं ये इसके साथ सीमा बनाते हैं और 3 क्षेत्रों से घेर करके क्या किया गया है, यहाँ के जितने भी एयरफोर्स स्टेशन है उन एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट बनाया गया। प्लस इसके साथ साथ जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है वोलोडिमीर जेलेंस्की। ये जेलेंस्की साहब जो है इन्होंने कहा है कि ये हमारा जो परमाणु जो ग्रह है या परमाणु क्षेत्र जो है उस पर अधिकार करना चाहते हैं। इनका परमाणु संयंत्र जो है वो क्या है? चेर्नोबिल है। चोर्नोबिल कह दो या चेर्नोबिल कह दो, यहां पर इनका चेर्नोबिल, यहां इनका क्या है भाई? यहां इनका परमाणु संयंत्र है। परमाणु क्या है? संयंत्र है। इन्होंने कहा इस परमाणु संयंत्र पर हमने पिछले कई वर्षों से कोई निर्माण कार्य यहां पर नहीं किया है और रूस चाहता है कि इस हमारे चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर क्या हो? आधिपत्य हो। यहां पर यूक्रेन की राष्ट्रपति जो राजधानी है वो ऊपर वाले हिस्से में पड़ती है और राजधानी यहाँ की क्या है? कीव राजधानी है। कीव यहाँ की क्या है? राजधानी। कीव यहाँ की राजधानी है और ये पूरा जो यूक्रेन है ये पूरा यूक्रेन पूर्वी यूरोप जो क्षेत्र है यहाँ पर पड़ता है। तो चलिए अब और थोड़ा सा देखते हैं इसी चीज को आगे की ओर। ये देखिए यहाँ की सीधा आपसे परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपसे कभी ये नहीं कहकर पूछा जाएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है। आपसे जो परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे वो इस मैप पर आधारित होंगे, यानी फिजिकली ज्योग्राफी जो है उस ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कीव यहाँ की राजधानी है, मैंने बता दिया है क्या है। कीव जो है वो यहाँ की राजधानी है भैया। कीव यहाँ की क्या है? राजधानी। कीव राजधानी कहाँ की है? तो यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी के बारे में भी आपको बता दिया, कीव। अब जरा देखिएगा इसकी जो स्थिति है वो कहां पर है। ये आपका यूक्रेन है, देखो ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन से दक्षिणी सीमा जो है वो किस किस के साथ लगती है? तो ये वाले सवाल आपके पेपर में बनेंगे, इनको जरा ध्यान से समझिएगा। ये दक्षिणी एकदम हिस्सा है, ये है आपका अजोब सागर। क्या है? अजोब सागर जो है, ये अजोब सागर यहां पड़ता है। अजोब सागर जो है इसके साथ इसकी दक्षिणी सीमा यूक्रेन की साझा होती है। इधर वाली ये दक्षिणी सीमा ही है, ये वाली आपकी काला सागर जो है इस काला सागर के साथ लगती है, काला सागर। तो परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड सवाल आएंगे, ना कि उन युद्ध से संबंधित कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ये काला सागर है, ये अजोब सागर है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, ये काला सागर और अजोब सागर। काला सागर यहां है, यहां अजोब सागर है, ये आपका मारमरा सागर है। ये हालांकि वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मारमरा सागर है, मारमरा सागर है। और यही सवाल आरएस की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। मारमरा सागर, ब्लैक सागर जो वो किन किन को जोड़ता है? तो मारमरा सागर को और अजोब सागर को जोड़ने का काम कौन सा सागर करता है? ये आपका काला सागर करता है, यानी ब्लैक सी करता है। ये काला सागर किस किस को जोड़ने का काम करता है? ये करेगा अजोब सागर को और किसको? मारमरा सागर को। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा सागर करता है? ब्लैक सागर यानी काला सागर करता है। यहां पर फिर ये इन दोनों को, काला सागर और यहां पर आपका है एक सागर है जिसका नाम है एजियन सागर। क्या है? एजियन सागर, एजियन सागर है। इनको जोड़ने का काम कौन सा सागर करता है? तो मारमरा सागर। ये यहां पर 2 महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, वो आपको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। एजियन सागर और काला सागर को जोड़ने वाला सागर कौन सा है? तो आपका मारमरा सागर है। सीधा सवाल आता है परीक्षा में।
कि भैया एजियन सागर और काला सागर को जोड़ने वाला सागर कौन सा है, तो आपका मार्मरा सागर है। फिर मार्मरा सागर को और अजोब सागर को जोड़ने वाला सागर कौन सा है, तो आपका काला सागर है। आपकी परीक्षाओं में किसी भी तरीके से इन पर अगर सवाल पूछा जाए तो आप सीधे समझ जाना, ये ज्योग्राफी का सवाल नहीं है, ये करंट अफेयर्स का सवाल आपसे पूछा गया। कैसे? अभी जो यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो यूक्रेन की दक्षिणी सीमा किसके साथ साझा होती है? इसकी सीमा काला सागर है और अजोब सागर के साथ आपकी सीमा साझा होती है। तो अजोब सागर और इस काला सागर से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो इसका मतलब सीधा सीधा करंट अफेयर्स को कहां से जोड़ा गया है, उसकी जो स्थिति है, उसका जो विस्तार है, उसको लेकर के सवाल आगे वाले ने पूछा है। तो आपको याद करना है, एक तो एजियन सागर कहां है, एक आपका मार्मरा सागर कहां है। एजी, मार्मरा, काला और अजोब, ये आपको ऐसे इसी श्रृंखला में याद करो। ऊपर से करो तो अजोब सागर, काला सागर, मार्मरा सागर और एजियन सागर है। ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, यहां से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब देखिएगा, ये यूक्रेन के प्रमुख शहरों में जहां पर कल से धमाकों की खबर चल रही है, 24/2/2022 का एकदम लेटेस्ट आपके सामने मैंने मैप रखा है, जहां से कल से रूस जो है वो लगातार यहां पर गोलाबारी कर रही है। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था। अलगाववादी कब्जे वाले दोनेत्स्क और लहांस्क जो क्षेत्र है, ये वाले दो क्षेत्र जिनको स्वतंत्र राष्ट्र बनाया है इन्होंने, वो यहां है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है आपका दोनेत्स्क। दोनेत्स्क एक क्षेत्र है यहाँ का, और एक क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पर है लहांस्क। इन दोनों को तो क्या कर दिया गया है, स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। यहां पर ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ की राजधानी है, ये वाले जो क्षेत्र है, ये क्रीमिया जो है, ये क्रीमिया 2014 में इसको क्या कर दिया गया था, यूक्रेन से अलग कर दिया गया था। कब? 2014 में इसको अलग कर दिया गया था। ठीक ब्लैक सागर के ऊपर वाले हिस्से में स्थित है। और आपका एजियन सागर जो है, वो अजोब सागर जो है, उसका क्षेत्र इधर वाला पड़ता है। तो ये क्षेत्र देख लीजिएगा, बेलारूस की तरफ से है, लुत्सक है, कीव है, सेरनी है, ये खारीफ एफ है, कार्टोवा है, ये सारे क्षेत्र यहाँ के पड़ते हैं। तो आपको ये सारी स्थिति ध्यान रखनी है। पार्थ सतपति जो है यहाँ के प्रमुख है, राजदूत है, पार्थ सतपति। पार्थ क्या है? सतपति है। यूक्रेन के क्या है? ये राजदूत है, यूक्रेन के राजदूत है, राजदूत सतपति, पार्थ सतपति यहाँ पर यूक्रेन में राजदूत हैं। उन राजदूत से इस प्रकार की बातचीत जो है वो चल रही है। तो यूक्रेन के कल के धमाकों की जो पिक्चर है, कहां पर इस प्रकार की स्थिति बनाई हुई है, ये मैंने आपको बताया है। इसके बाद और जरा इस स्थिति को, अगर यूक्रेन वाली स्थिति को और ज्यादा अच्छे से आप देखना चाहो तो ये मैप एक और मैंने काला सागर का ही आपके सामने रखा है। सिर्फ यूक्रेन की कहां से सीमा इससे लगती है तो देखिएगा, ये यूक्रेन की कुछ नदियां हैं जो कि यहां पर आकर मिलती है। ये यूक्रेन का क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है। मार्जिन आइसलैंड है, जिमियाना आइसलैंड है, ये पूरा क्षेत्र आपका किसका है? काला सागर का है। ये पूरा क्षेत्र काला सागर का है। ये यहाँ पर आपका अजोब सागर है, अजोब सागर भी इसके साथ सीमा बनाता है, ठीक है, ये अजोब सागर है। इसके बाद नीचे जाते हैं तो यहां मार्मरा सागर, और मार्मरा सागर के बाद में यहां पर क्या है? आपका एजियन सागर है। एजियन सागर यहां पर है, ये आपका क्या है? मार्मरा सागर है। मार्मरा सागर जो है वो है। तो बेल्जियम वाला क्षेत्र इधर है, बेल्जियम है। इन चारों क्षेत्रों से यूक्रेन को घेर कर कल क्या किया गया है? यहां पर इनके द्वारा युद्ध की शुरुआत की गई है रूस के द्वारा। रूस की सेना जो है यहाँ के कई हवाई अड्डे हैं जिन पर क्या कर चुकी है? कब्जा कर चुकी है। चलिए, इसके बाद जो है कीवी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का, जिस पर भी क्या कर दिया था? कल सेना ने कब्जा जमा लिया था यहाँ पर। अब देखिएगा, दो बड़े क्षेत्र जो हैं वो भी चर्चा का विषय। ये रूस आपका पूरा इलाका है, रूस का इधर वाला भाग जो है वो किसके साथ है? ये आपका जो है वो कैस्पियन सागर है। ये क्या है? कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर का हिस्सा ध्यान रखना। ये मैंने आपको ब्लैक सी यानी काला सागर आपको बता दिया, ये अजोब सागर भी आपको मैंने बता दिया। ये वाला पूरा इलाका किसका है? रूस का है। और इसके बाद इधर वाला हिस्सा जो है वो किसका है? ये कजाकिस्तान का हिस्सा आ जाता है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आ जाते हैं सब के सब। और जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया और ये जो अजरबैजान वाला क्षेत्र है, ये काला सागर और कैस्पियन के बीच में पड़ता है। ऊपर रूस पड़ता है, फिर जॉर्जिया और अजरबैजान जो है वो किसके बीच में? काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। हाँ जी, यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये मैंने बता दिया है, जिस पर कब्जा जमा लिया है कल से। इसके बाद जर्मनी ने भी क्या प्रयास किया? जर्मनी और चाइना की क्या पोजीशन है वो भी जरा सुन लीजिएगा।
जर्मनी तो ये कहता है कि ये बात गलत है और इसने रूस पर अपने प्रतिबंध लगा दिए, यहाँ की जो एक सबसे बड़ी पाइपलाइन है उसको भी खतरे में डाल दिया है। इसके बाद चीन क्या कहता है? चीन कहता है ये ठीक किया है। चीन और रूस जो है वो एक प्रकार की इस विषय पर सोच रखते हैं। तो चाइना किसका साथ दे रहा है? रूस का साथ दे रहा है। तो जर्मनी ने क्या किया है? जर्मनी जो है, जर्मनी ने इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो हम रूस पर क्या करेंगे, कुछ आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगाने के लिए तैयार हैं। तो कल मैंने जर्मनी की आपसे बातचीत की थी। जर्मनी की राजधानी यहाँ बर्लिन है। ऊपर वाला पूरा क्षेत्र जो है ये उत्तरी सागर है, आपका क्या है? उत्तरी सागर है। और यहां पर आपका क्या है? बाल्टिक सागर है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जो है, इसके ऊपर वाले हिस्से में डेनमार्क है, जहां पर कील नहर का निर्माण किया गया। इस डेनमार्क की सीमा किससे लगती है? तो जर्मनी के साथ इसकी सीमा लगती है। जर्मनी के साथ यहां पर नीदरलैंड है, लग्जेमबर्ग है आपका, और बेल्जियम है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और चेक गणराज्य है, इधर आपका पोलैंड है। इन सब देशों के साथ बेल्जियम भी अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। पहला सवाल जरा देखिएगा क्या है। तो यहां से क्या सवाल आपके लिए बन सकते हैं, मैंने बता दिया। सवाल सीधा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इस युद्ध में क्या चल रहा है, कौन किसके पक्ष में है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, नाटो संगठन जो है इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उस नाटो का नाम है, जो नाटो भी लगातार प्रयास कर रहा है, और उसके महासचिव का नाम भी आप लोग याद करिएगा। महासचिव जो है नाटो के वो कौन है? जेंस स्टोलेनबर्ग हैं। जेंस स्टोलेनबर्ग हैं। चलिए अब ये पहला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब आपको देना है। जरा दीजिएगा क्या है सही जवाब इसका। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हाल ही में कहां पर खोला गया है? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हाल ही में कहां पर खोला गया है? सवाल ये है आज का करंट अफेयर्स का पहला सवाल। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहां खोला गया? लंदन में, वाशिंगटन में, दुबई में और बेंगलुरु में। कहां पर? अभी हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जहां भविष्य की तस्वीर देख सकते हो। तो आपको एक बार इस म्यूजियम के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जहां पर क्या किया जा सके? भविष्य के दर्शन किए जा सके, ऐसा म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का अजायब घर। क्या है? भविष्य का अजायब घर। भविष्य का अजायब घर है, अजायब घर है, ये इसका नाम है। इसको हाल ही में कहां पर शुरू किया गया है? कौन सा देश है जिसने इसे शुरू किया है? उस शहर का नाम बता दो। चलो, तो इसका सही जवाब आप सबने बताया, दुबई जो है। दुबई में एक विशेष प्रकार की आकृति और प्रकृति के अनुकूल, ठीक है, प्रकृति के अनुकूल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे प्रकृति को कोई नुकसान जो है होने वाला नहीं है, और एक विशेष प्रकार का जो म्यूजियम है वो अभी हाल ही में कहां पर बनाया गया है? हाँ जी, तो ये दुबई जो है, यहां पर एक शानदार इमारत जो है वो क्या की गई है? बनाई गई है। विभिन्न प्रकार के स्टील का इस्तेमाल, विभिन्न प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को क्या किया गया है? तैयार किया गया है, जिस पर विभिन्न प्रकार की रचनाएं जो यहाँ के शेख के द्वारा, यहाँ के प्रमुख के द्वारा जो बनाई गई है, उसकी भी कुछ झलकियां यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना। दुबई जो शहर है, ये दुबई शहर दुनिया का सबसे सुंदर शहर भी आप लोग कह सकते हो आज की तारीख में। इस प्रकार के बहुत कम शहर हैं। बेंगलुरु यहां कहां पड़ता है? कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, ये भी आजकल खूब चर्चा में। वाशिंगटन जो डीसी है, वाशिंगटन डीसी कहां की राजधानी है? यूएसए की राजधानी है। प्लस इसके अलावा वाशिंगटन डीसी जो है, यहाँ विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक और आईएमएफ का संगठन का क्या है? मुख्यालय। विश्व बैंक और किसका? विश्व बैंक और आईएमएफ का जो है वो क्या है? मुख्यालय भी वाशिंगटन में है। बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, बिल गेट्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? माइक्रोसॉफ्ट नाम की जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, इस माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी का आविष्कार या शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम बिल गेट्स था। ये भी हमें ध्यान रखना है। और अभी इनका जन्म भी बिल गेट्स का कहां हुआ था पहले? तो यह ध्यान रखना, वाशिंगटन डीसी में ही इनका जन्म हुआ था। किसका? बिल गेट्स का। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी की क्या की थी? शुरुआत की थी। और लंदन आपका ब्रिटेन जो है वहां पर पड़ता ही है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी है। चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। राजस्थान के जब सवाल आएंगे तो राजस्थान की हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बातचीत करेंगे। बजट के सवाल तो हमारे चल ही रहे हैं। चलिए यहां पर अगला सवाल जरा देखिएगा। कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए किस शीर्षक वाली ऑनलाइन वेबिनार को प्रधानमंत्री ने 24 जनवरी को संबोधित किया हाल ही में? उसका शीर्षक बताना है बस।
यानी बजट जो प्रस्तुत किया गया अभी हाल ही में सीतारमण जी के द्वारा, बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा क्या किया गया? बजट प्रस्तुत किया गया। और इस बजट में ये ध्यान रखना, ये दूसरा डिजिटल बजट था, दूसरा डिजिटल, ठीक है, ये दूसरा डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था, ये दूसरा डिजिटल बजट था। और इनका यह कौन सा? चौथा बजट आप लोग कह सकते हो। और वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तो 10 नंबर। ये सब बातें निर्मला सीतारमण के बारे में। 24 जनवरी को आयोजित की गई इस ऑनलाइन वेबिनार का विषय क्या रखा गया था, आपको यह बताना है। और कृषि जो हमारे मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। लेकिन ये ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन जो किया गया उसका शीर्षक क्या रखा गया था? स्मार्ट कृषि, स्मार्ट एग्रीकल्चर भी इसे कह सकते हैं, स्मार्ट एंड सेफ एग्रीकल्चर, स्मार्ट एंड सिक्योर एग्रीकल्चर, स्मार्ट एंड इकोनॉमिक एग्रीकल्चर। इसमें से क्या सही जवाब है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब है स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम की क्या? स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम की इस जो मिशन है इसको क्या किया? संबोधित किया। क्या है मेन टारगेट क्या है? देखिए अभी हाल ही में आपको पता होगा 1000 ड्रोन जो है, 1000 क्या है? ड्रोन जो है, ये 1000 ड्रोन इस प्रकार के तैयार करके एक कंपनी जो है इसको इस प्रकार का काम दिया गया है। 1000 ड्रोन जो है वो कृषि क्षेत्र में क्या किए जा रहे हैं? लगाए जा रहे हैं, जिससे किसान अपने जो कीटनाशक दवा है उसका भी क्या कर सके? छिड़काव कर सके। ये कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए 1000 ड्रोनों को अभी क्या किया गया? मंजूरी सरकार के द्वारा प्रदान की गई। राजस्थान में भी इस प्रकार का काम होगा। राजस्थान सरकार भी 1000 ड्रोन जो है वो लोगों को देने वाली है, यानी सरकार उपलब्ध कराने वाली है खरीद कर किसी विशेष कंपनी के माध्यम से। तो चलिए अब ये ध्यान रखिएगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम की वेबिनार को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इसमें क्या बातचीत हुई? कृषि क्षेत्र में बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, इस क्षेत्र में काम करने के लिए यह बात की गई है। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है? किस राज्य में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है? एक ऐसा राज्य है जिसने मरीन यानी समुद्री एलिट फोर्स का क्या किया है? गठन किया है। समुद्री जो एलिट फोर्स है उसका गठन किया गया है, उसका नाम आपको क्या करना है? बताना। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मरीन एलिट फोर्स का क्या कर दिया है? गठन कर दिया है। उस राज्य का नाम क्या है? क्या आंध्र प्रदेश है, क्या तमिलनाडु है, क्या उड़ीसा है, क्या केरल है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें मरीन एलिट फोर्स जो है समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में जो है वो अपना एक नया फोर्स गठन किया है? उस राज्य का नाम जो है वो क्या है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु आप लोग जानते हैं भारत का दक्षिणी राज्य जो है वो है, ये क्या है? भारत का दक्षिणी राज्य यहां पर है। नीचे मन्नार की खाड़ी आपने नाम सुना होगा, किसकी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी जैसे जो क्षेत्र है ये बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र। यहां पर मन्नार जैसे जो क्षेत्र है इनकी सुरक्षा के लिए यहां पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा क्या किया गया है? मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है। स्टालिन का नाम आपने सुना होगा भैया, स्टालिन जो है वो यहाँ के क्या है? सत्ता के प्रमुख हैं। उड़ीसा जो है यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर जो है वो यहाँ की राजधानी है। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शहर है, उसका नाम क्या है? आपका चेन्नई है। चलिए केरल आप लोग जानते हैं, इधर वाला तटीय क्षेत्र जो तमिलनाडु के इधर वाला भाग है ये क्या है? आपका केरल है। केरल के ऊपर क्या? कर्नाटक। कर्नाटक के ऊपर जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य और पड़ता है जिसका नाम क्या है? गोवा है। तो तमिलनाडु राज्य ने अभी मरीन एलिट फोर्स का जो है वो क्या किया है? गठन कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखो, यहां पर है नेक्स्ट सवाल आपका। केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेनेज म्यूजियम का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया है? ड्रेनेज म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया अभी हाल ही में इनके द्वारा? यह भी जरा बता दीजिएगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। पहली बात तो ये याद करना। इसके बाद इन्होंने ड्रेनेज म्यूजियम का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया है? तो अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बात की थी किस म्यूजियम की? जो कि फ्यूचर म्यूजियम था। फ्यूचर म्यूजियम कहां बनाया गया? दुबई में बनाया गया है। इस अभी बात करें ड्रेनेज म्यूजियम, इस ड्रेनेज म्यूजियम का उद्घाटन अभी केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो है उन्होंने कहां पर किया? तो विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया है। मुंबई में पहली बार क्या किया गया? आपको पता होगा देश का ऐसा पहला क्षेत्र बन चुका है जहां पर
जल पहुंचाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जल टोली कह दीजिएगा या जलयान जो क्षेत्र है, जल पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इस प्रकार की जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की है, यानी वाटर टैक्सी सेवा जिसको अपन कह सकते हैं। क्या है, अंग्रेजी में बोलोगे तो थोड़ा ऐसे लगेगा। वाटर टैक्सी सेवा की जो है इन्होंने क्या किया, मुंबई से शुरुआत की है। भुवनेश्वर कहां की राजधानी है, तो अभी आपको बताया उड़ीसा की क्या है, राजधानी है। मंगलोर क्षेत्र कहां पर पड़ता है, तो ये आपका कर्नाटक जो है, यहां पर मंगलोर क्षेत्र पड़ता है, जो अभी 2-3 दिन पहले भी चर्चा का विषय बना हुआ था, जहां पर राष्ट्रपति जी के द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया गया था। चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जो है, क्या है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जो है, यहां पर अभी ड्रेनेज म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखिए, 500 साल पुरानी हनुमान की मूर्ति जो है वो 9 अप्रैल 2012 को वेलूर तमिलनाडु से चोरी कर ली गई थी, जिसे अभी किस देश के से वापस क्या किया जा रहा है, भारत लाई जा रही है। विभिन्न प्रकार की प्राचीन जो चीजें हैं जो भारत से किसी न किसी कारण से या कभी ना कभी चोरी कर ली गई, उन वस्तुओं को लगातार जो है वो भारत क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है, और उसे अलग अलग जगह जो उनकी मूल जगह थी वहां पर उन्हें प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इनमें से ही एक जगह है जिसका नाम क्या है, वेलूर तमिलनाडु। यहां से कब की, 500 साल पुरानी हनुमान की एक मूर्ति 2012 में क्या हो गई थी, चोरी हो गई, और वो चोरी होकर कहां पहुंच गई भाई, चोरी होकर वो पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से वापस खरीद कर उसे भारत क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है जिसका नाम है मेलबर्न। क्या है, मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया का है। यहां पर अभी हाल ही में क्वाड जो है, क्वाड 4, यानी क्वाड 4 का मतलब क्या है, क्वाड में 4 सदस्य हैं, जिसमें एक आपका क्या है, जापान है, एक क्या है, भारत है, और भारत के अलावा इसमें अमेरिका है, और अमेरिका के अलावा एक देश है जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 देशों के संगठनों की बैठक का आयोजन भी कहां पर किया गया था, तो यह भी मेलबोर्न में किया गया था। मेलबोर्न में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय बातचीत का जो सम्मेलन है वो भी इस बार कहां आयोजित किया गया था, यह भी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। रूस और किसके बीच में, रूस और, अभी आप लोगों को पता है जो क्षेत्र चल रहा है, क्रीमिया पर पहले से ही युद्ध छिड़ गया था एक बार, और उस क्रीमिया पर किसने, रूस ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और अभी वाला विवाद तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और क्लास की शुरुआत में मैं पूरी बातचीत इस पर कर चुका हूं। जर्मनी जो है, ये जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, ये भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और जर्मनी का इस क्षेत्र में क्या पक्ष है वो भी बात की। न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे वाला क्षेत्र जो है वो न्यूजीलैंड आपका पड़ता है, और न्यूजीलैंड में क्या किया जाएगा आपको पता है, T20 विश्व कप जो महिलाओं का है उसका आयोजन किया जाना है, कहां पर, न्यूजीलैंड के अंदर। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है, सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को तो भैया महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, महिला दिवस। सरोजनी नायडू जो है, महिला दिवस, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू की याद में यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 13 तारीख को भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, प्रथम महिला राज्यपाल, राज्यपाल ये रही है, कोकिला के नाम से, भारत की कोकिला जो है इस नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने कहा था राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में बंद तोता, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद, सोने के पिंजरे में बंद तोता है, पिंजरे में बंद क्या है भैया, बंद तोता है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी, ये बात कही थी सरोजनी नायडू ने। इसके बाद 22 फरवरी का दिन भी अभी गया है। 24 फरवरी का दिन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। यहां पर स्काउट डे मनाया जाता है 22 तारीख को, स्काउट 22 फरवरी को स्काउट डे मनाया जाता है। बेडेन पावेल और उनकी पत्नी ने क्या किया था, स्काउट गाइड संगठन की स्थापना की थी। स्काउट गाइड संगठन जो है, गाइड संगठन किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह स्काउट गाइड संगठन जो है वो बनाया गया था बेडेन पावेल के द्वारा। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या है, बेडेन पावेल जो है, बेडेन पावेल, इनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। और सदा तैयार रहो, या समाज सेवा या राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहो, ठीक है, ये बात जरा ध्यान रखना है। तो चलिए अब बातचीत करते हैं अगले सवाल पर।
हाँ जी, 21 फरवरी भी, 13 फरवरी भी, 22 फरवरी, 24 फरवरी। तो इसमें 24 फरवरी इसका सही जवाब है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क डे, सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो 24 फरवरी को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला सवाल जरा देखो क्या है। भारतीय वायुसेना को तेजस लड़ाकू विमान 6 से 27 मार्च 2022 को आयोजित एक्स कोबरा वॉरियर 22 वायु युद्धाभ्यास में भाग लेगा। इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया जाएगा यह बताना है। अभी जोधपुर में कौन सा ईस्टर्न ब्रेस्ट 6 ईस्टर्न ब्रेस्ट 6 नाम के युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के मध्य, भारत और किसके मध्य भैया, ओमान के मध्य कहां पर किया जा रहा है इसका आयोजन। इसका आयोजन किया गया है जोधपुर राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में यहां पर आयोजन। हालांकि गुजरात के भी कुछ एयरबेस का इस्तेमाल इसमें किया गया है, राजस्थान के जोधपुर एयरबेस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो आगामी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर सवाल फंसेगा कि ईस्टर्न ब्रेस्ट 6 नाम का यह युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ, भारत और ओमान के बीच में कहां आयोजित हुआ, तो ये जोधपुर में। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कोबरा वॉरियर 22 के बारे में पूछा जा रहा है। एक्स कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन, ये एक वायुसेना युद्धाभ्यास है और बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जो है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जो है इसका आयोजन यहां पर किया गया। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कहां आयोजित हुआ, 6 से 27 मार्च 2022 को एक्स कोबरा वॉरियर आयोजन होगा इसका। और कहां पर होगा, भारत में इसका आयोजन नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा, इसका आयोजन होगा यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम लिखूं क्या यहां पर, ठीक है, किंगडम, ये ब्रिटेन वाला जो इलाका है यहां पर इसका आयोजन किया जाना है। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास 6 से 27 मार्च 2020। भारत का कौन सा लड़ाकू विमान भाग लेगा, तेजस लड़ाकू विमान भाग लेगा। और इसी तेजस ने, अभी आपको पता होगा, सिंगापुर एयर शो जो है, क्या है, सिंगापुर एयर शो जो है, एयर शो, इस एयर शो में भी किसने भाग लिया था, तो हमारे तेजस लड़ाकू विमान जो है इसने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, यूके है, यूके मैंने बताया है, और यूके में ही क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। यहां लिखा है 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है भैया। आपको बताना है वर्ष 2022 के क्षय दिवस की थीम क्या रही है। क्षय दिवस, जीवाणुजनित रोग जो है वो क्षय दिवस है और क्षय रोग है। उस क्षय रोग के बारे में आपको बताना है, क्षय रोग किस प्रकार का जीवाणुजनित रोग है। यह दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। अभी 24 मार्च को 2 दिन आ गए। सेंट्रल एक्साइज डे भी 24 तारीख को मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा, 24 फरवरी को, 24 फरवरी को तो कौन सा मनाया जाता है, सेंट्रल एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। एक्साइज डे जो है, एक्साइज डे ये मनाया जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि 24 मार्च को या 24 फरवरी को या फिर कौन सी तारीख को यह दिवस मनाया जाता है, पहली बात तो ये। फिर वर्ष 2022 जो है इसकी थीम इसकी क्या होगी, सेव लाइफ सेव इंडिया पहला, फिर है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, सेव ह्यूमन सेव इंडिया, डिफीट टीबी सेव लाइव्स। क्या है इसका सही जवाब, सेव ह्यूमन सेव इंडिया, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। इनमें से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट हमें करना चाहिए उस क्षेत्र में जिससे लोगों की सुरक्षा हो, जो लोगों की जान बच सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका क्या हो, लाभ हो। और क्षय रोग जो है उस क्षय रोग से लोगों की राहत प्रदान हो सके, ऐसे क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जो थीम है वो है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। यह है इस बार की इसकी क्या रही है, थीम रही है। तो सेव, इन्वेस्ट एंड टू टीबी सेव लाइव्स, ये इसकी क्या रही है, थीम जो है वो रखी गई है। तो बी ऑप्शन इसका आपका क्या होगा। ईस्टर्न ब्रेस्ट आपको मैंने बता दिया था, उसके बाद क्षय रोग भी बता दिया है। अब क्षय रोग दिवस जो है, एक कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास के बारे में भी हमारी बातचीत अभी हो गई है। तो महिला सुरक्षा दस्ता क्षय दिवस जो है वो
24 मार्च को क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। और इस बार उसकी थीम क्या रहने वाली है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी है और सेव लाइव्स है। एंड का मतलब कौन सा एंड समझते हो यहां पर, वो जरा समझ लीजिएगा। यहां मैं लिख देता हूं क्या है, 24 मार्च है, ये 24 मार्च है, ऊपर वाला 24 फरवरी है, दोनों में अंतर है। यहां पर क्या किया जाएगा, क्षय रोग जो है, इस क्षय रोग से संबंधित जो दिवस है, रोकथाम दिवस, इस दिन मनाया जाएगा। इन्वेस्ट टू एंड, ये एंड वाला वो एंड है, यहां लिख देता हूं END का मतलब है समाप्त करने वाला, ठीक है। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स है, इसका मतलब है किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए, टीबी को खत्म करने वाले क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए और लोगों की क्या करनी चाहिए, जान बचानी चाहिए। ये इस प्रकार की थीम है, तो इसका थोड़ा बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ जी, चलिए। एंड मतलब जिंदगी, एंड मतलब का मतलब यहां पर टीबी को एंड करना है, टीबी को समाप्त करना है, इन्वेस्ट इस क्षेत्र में करना है और लोगों की जान क्या करनी है, बचानी है। चलो अगला देखिएगा जरा क्या है। अगला है आपके सामने, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने देश में पहली बार क्वांटम की वितरण लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, और यह कहां पर किया गया यह आपको बताना है। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के द्वारा वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने देश में पहली बार क्वांटम की जो है इसके वितरण की एक लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कहां पर किया है यह बताना है। दो इसमें क्वांटम की को जारी करने वाले जो हैं क्वांटम की, इस क्वांटम की क्षेत्र में दो संस्थाओं ने मिलकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक का नाम क्या है, डीआरडीओ है, और एक का नाम क्या है, आईआईटी आपकी दिल्ली है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लेकर के विंध्याचल का जो क्षेत्र है 100 किलोमीटर के आसपास फैली हुई चौड़ी पट्टी, कहां से, प्रयागराज से, प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लेकर के विंध्याचल का जो क्षेत्र है, विंध्याचल का जो क्षेत्र है उसके बीच में 100 किलोमीटर की जो पट्टी है, उस पट्टी के बीच में इस प्रकार का क्या किया गया है, क्वांटम की का सफलतापूर्वक प्रदर्शन यहां पर इसके द्वारा किया गया है। तो आईआईटी दिल्ली है, डीआरडीओ, डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा यहां पर जी सतीश रेड्डी जो है, जी सतीश रेड्डी, ये इसके क्या है भैया, प्रमुख हैं। इसका ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है, आरएस परीक्षा में आ चुका है, बलस्य मूलम विज्ञानम, मूलम विज्ञानम जो है वो इसका क्या है भैया, ध्येय वाक्य है। ये ध्येय वाक्य पूछा जा चुका है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। जैसलमेर राजस्थान जो है, यहां पर क्या किया जा रहा है, जैसलमेर राजस्थान के अंतर्गत जो क्षेत्र पड़ता है आपका पोखरण, ठीक है। पोखरण क्षेत्रफल जो है वो कहां पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है या बाड़मेर में पड़ता है। तो अब जरा देखिएगा यहां पर दो बातें इसके संबंध में हम करना चाह रहे हैं। पहले जैसलमेर की सुनो, बीएसएफ जो है, बीएसएफ के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहां पर बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर टूरिज्म जो है, बॉर्डर टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, कल परसों पोखरण एक क्लास में आ गया तो सबने धा मचा दिया कि पोखरण यहां है सर, पोखरण यहां है। तो बॉर्डर टूरिज्म जो है, बॉर्डर टूरिज्म जो है इसको बढ़ावा देने के लिए यहां पर क्या किया जा रहा है, बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन, बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, रिट्रीट का आयोजन यह बीएसएफ के द्वारा यहां पर किसकी तर्ज पर, जैसा पंजाब में किया जाता है उस पंजाब की तर्ज पर ऐसा किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको यह बात ध्यान रखने के साथ साथ इसको नीति आयोग ने क्या किया, मंजूरी प्रदान की है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग, इस नीति आयोग ने जिस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए आप। तो मैंने एक दिन सवाल बनाकर आपको इसका प्रोजेक्ट का जो नाम है वो प्रोजेक्ट का नाम बताया था, वो प्रोजेक्ट कौन सा है, शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट उसका नाम रखा गया। क्या है, शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट है, वो शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट है। इस शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, नीति आयोग के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। और इसी के तहत जैसलमेर में जो पोखरण क्षेत्र आपका है यहां पर क्या किया जाएगा, बीएसएफ के द्वारा इस प्रकार की जो शुरुआत है बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये यहां पर की जानी है। कच्छ वाला क्षेत्र कहां पड़ता है, तो कच्छ आपका गुजरात में पड़ता है। पटना बिहार जो है वहां पर बिहार की विधानसभा का अभी क्या मनाया गया, शताब्दी वर्ष मनाया गया। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया, मनाया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विज्ञान की सब जगह पूजा होती है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से हाल ही में किसने किया था यह बताइएगा। विभिन्न प्रकार की साइंस की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उन्होंने आपस में जुड़कर
इस प्रकार की पहल की शुरुआत जो है वो की है। तो जरा बताइएगा, विज्ञान सर्वत्र पूजित कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? विज्ञान सर्वत्र पूजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब जो है ना, राष्ट्रपति, इन्होंने विज्ञान सर्वत्र पूजित, ये है स्कूल और कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं, स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए क्या किया है? अभी हाल ही में इस प्रकार की शुरुआत रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, क्या है भैया? उपराष्ट्रपति जी हैं। और अभी हाल ही में पहले उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति जी के क्या होने? चुनाव होने। ये हमारे पीएम तो हैं ही, इसके साथ साथ ये क्या है? नीति आयोग जो है, नीति आयोग, इस नीति आयोग के क्या है? अध्यक्ष भी है, जिसको योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व मिला। 2015 को क्या मिला? अस्तित्व मिला। पीयूष गोयल हमारे क्या है? राज्यसभा में, पहली बात तो याद रखना है कहां पर? राज्यसभा जो है, उस राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, प्लस मंत्री भी हैं, पक्ष के नेता हैं, राज्यसभा के नेता हैं। ये क्या है? राज्यसभा के नेता है, के नेता है। और विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिका है। कौन है? विपक्ष के नेता कौन है भैया राज्यसभा में? ये है मल्लिका शेरावत नहीं है, मल्लिका अर्जुन है। ये मल्लिका अर्जुन खड़गे है, खड़गे। ये चलिए, आप लोगों को इतनी बातें इसके संदर्भ में क्या करनी है? ध्यान रखनी है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये बात बहुत बढ़िया बताई, वाह जी वाह। विज्ञान दिवस मनाया जाता है और विज्ञान मंत्री कौन है केंद्र में? तो जितेंद्र सिंह है, ध्यान रखना है, जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है हमारे विज्ञान एवं क्या है? जितेंद्र सिंह प्रौद्योगिकी मंत्री के तौर पर भारत सरकार में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 तारीख को आएगा, उस दिन आप लोग विज्ञान ही विज्ञान पढ़ना, ठीक है? हाँ जी, चलो जी, मार्कर को थोड़ा पतला कर देते हैं भैया, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बताओ जी, वैसे ही करें। अगला सवाल जरा देखो क्या है। राजस्थान के बजट के संदर्भ में हमारी बातचीत अभी भी जारी है और कुछ सवाल मैंने करवाए हैं पहले और कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं, वो भी आपके सामने मैं रख रहा हूं। जरा देखिएगा सवाल क्या है। बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के गठन हेतु 9.7 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इस परियोजना से लाभान्वित जिलों की संख्या बताइए। खूब चर्चित परियोजना है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो है खूब चर्चित नहर परियोजना है, ये ध्यान रखना है। जो हमारा बाणगंगा बेसिन वाला जो क्षेत्र है, यहां पर कौन कौन सा क्षेत्र? काली सिंध वाला, काली सिंध है। इसके अलावा एक आपका पड़ता है यहां पर पार्वती, काली सिंध, पार्वती और गंभीर नदियां जो है इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई, इन नदियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां पर एक परियोजना है जिसका नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की आरएस परी के पेपर में सवाल आ चुका है, बहुत खतरनाक वाला, ठीक है? इसके अलावा वीडियो के एग्जाम में इसका सवाल आ चुका है, ठीक है? वीडियो के एग्जाम में तो बहुत विस्तार से सवाल इस पर पूछा गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है या नहीं किया, इस प्रकार की बातचीत भी इसमें सामने आई। तो ध्यान रखना, अभी भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कई बार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर के बातचीत हो चुकी है। उन्होंने अलग अलग मंचों पर जो है वो प्रधानमंत्री के सामने इस प्रकार की मांग रखी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी भी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। केन बेतवा जो परियोजना है, कौन सी परियोजना? केन बेतवा परियोजना को अभी परियोजना घोषित कर दिया गया है। केन बेतवा राष्ट्रीय जोड़ो नदी, केन बेतवा को राष्ट्रीय नदी जोड़ो अभियान के तहत इसे शामिल किया गया, इस पर लगातार प्रयास जारी है, बजट में इसकी घोषणा की गई है। तो इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए बजट में 9.7 करोड़ रुपए की राशि घोषित की है और यह परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 13 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई है ये वाली परियोजना जिसको लाभ मिलता है। राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाए जाने की घोषणा बजट में की गई है। इसके द्वारा क्या होगा? सरकारी सेवाएं आपको घर बैठे उपलब्ध होगी, यानी ऑनलाइन सरकारी सेवा उपलब्ध हो। सरकारी सेवा आपको क्या हो? घर पर ही उपलब्ध हो, घर पर
उपलब्ध हो, इसके साथ साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हो। क्या हो? ऑनलाइन भी क्या हो, ये सब उपलब्ध हो सरकारी सेवाएं। इस प्रकार की सेवाओं के लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है इसकी बजट में घोषणा की गई है। इससे पूर्व राजस्थान में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिनियम कब लाया गया था, यह कब का अधिनियम है, यह आपको बताना है। हाँ जी बोलो, यहां पर इसका सही जवाब क्या है कि राजस्थान में, इससे पूर्व है राजस्थान में था राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिनियम। यह अधिनियम कब का है तो ध्यान रखना 2011 का अधिनियम है। 2011 का जो अधिनियम है वो है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिनियम। यह है कब का है? 2011 का है, 2005 का नहीं है, 2007 का भी नहीं है और 2015 की भी नहीं है। 2011 इसका सही जवाब है। चलिए अगला देखिएगा। बजट 2022-23 में कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत कितनी राशि का प्रावधान सरकार ने बजट में किया है? कृषि के लिए सरकार ने बजट तो अलग कर दिया, यानी सरकार ने कह दिया कि हम भाई अलग से कृषि बजट ला रहे हैं, और पहला कृषि बजट प्रस्तुत करने का मौका अशोक गहलोत जी को मिला। किसको? अशोक गहलोत जो है, अशोक गहलोत जी, इनको पहला जो बजट है, पहला कृषि बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे मित्रों अलग से बजट प्रस्तुत करने से कुछ नहीं होता, अभी भी ये पूरे बजट का 9.2% ही है। क्या हुआ? अभी भी ये क्या है? 5.92% ही है। कम से कम 7-8% अगर कृषि क्षेत्र का बजट प्रस्तुत किया जाता अलग से, तब तो अलग से प्रस्तुत करने का उसका आनंद था। लेकिन अभी तो वही है 5.92%, तो पहले से ही होता था, तो अभी इसमें ज्यादा सुधार करने की क्या थी? आवश्यकता थी। तो यहां पर 5.92% ही अभी ये पूरे बजट का हिस्सा है। अभी इसमें कितनी राशि का प्रावधान सरकार ने किया है वो राशि जरूर याद रखना, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है भैया। इसमें 55,776 करोड़ रुपए, 78,938 करोड़, 68,366 करोड़, और इसके बाद आपसे कहा है 46,776 करोड़। तो 78,938 करोड़ रुपए की राशि जो है, 78,938 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरकार के द्वारा क्या की गई है, यहां पर इस कृषि बजट के तहत जो है वो घोषित की गई है। कृषि बजट 2022-23 जिसके तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 78,938 करोड़ रुपए की राशि अशोक गहलोत जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। यह पूरे बजट का 5.92% जो है वो रखा गया है। चलिए 78,938 करोड़ रुपए कृषि बजट की राशि जरूर ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। कितना प्रतिशत है? 5.92% आपका है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। पशुपालकों को दूध पर मिलने वाली प्रति लीटर 2 रुपए की अनुदान राशि को बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया है? जो पशुपालक योजना है, ठीक है, उस पशुपालक योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री पशुपालक योजना, मुख्यमंत्री पशुपालन योजना, पशुपालन संबल योजना कह सकते हो, पालन योजना भी इसे कहा जा सकता है। इस योजना के तहत पहले सरकार जो है वो दूध या डेयरी उत्पादक, जो डेयरी का काम करने वाले दूध उत्पादक जो थे, उनको सरकार प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपए का अनुदान देती थी। 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान देती थी। अब सरकार इस अनुदान यानी सब्सिडी राशि, अनुदान का मतलब ही क्या होता है? सब्सिडी होता है। यहां पर लिख सकते हो सब्सिडी। इस सब्सिडी राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया है, यह आपको बताना है। पशुपालकों को दूध पर मिलने वाली प्रति लीटर 2 रुपए अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। तो आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे हो, 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। यानी अब इसमें 3 की बढ़ोतरी कर दी है। 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने इसे 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया। 5 रुपए प्रति लीटर इस राशि को कर दिया गया सरकार के द्वारा। ऐसे सवाल पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। राजस्थान में पहली बार ड्रोन से खेती को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर को कितने ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे? राजस्थान में भी ड्रोन से सिंचाई को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी इस प्रकार के प्रयास जारी रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो राजस्थान में पहली बार ड्रोन से खेती को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे। राजस्थान में क्या बनाए जाएंगे? कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। ये कस्टम हायरिंग सेंटर को सरकार खरीद कर देगी और बाद में ये किसानों को उपलब्ध कराएंगे। तो यह है कितने ड्रोन जो है वो सरकार पहली बार में इन कस्टम हायरिंग सेंटर को उपलब्ध कराने वाली है। तो मैंने आपको बता दिया था कि 1000 इस प्रकार के जो हैं वो ड्रोन
सरकार खरीदकर हायरिंग जो सेंटर है इनको उपलब्ध कराएगी, और उसके बाद ये हायरिंग सेंटर जो है वो किसको उपलब्ध कराएंगे, ये किसानों को उपलब्ध कराएंगे। ये हायरिंग सेंटर किसानों को क्या कराएंगे, उपलब्ध करवाएंगे ये किसानों को। ये किसान क्या करेंगे, फिर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए भी इनका इस्तेमाल करें, कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक के छिड़काव जो है इसके लिए भी प्रयास करेंगे। प्लस इसके साथ साथ मेरे मित्रों एक बात और ध्यान रखना, पहले महिलाएं जो है वो खेत में, किसान जब जाता था तो बाद में रोटियां लेकर जाती थी, अब वो भी नौबत नहीं आने वाली। किसान अगर खेत में काम कर रहा है तो किसान वहां से ड्रोन भी भेज सकता है कि भैया जा खाना लेकर आ जा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी सरकार जो है वो कर सकती है इसके माध्यम से। ऐसा ड्रोन का इस्तेमाल किस पर डिपेंड करेगा, वो किसानों पर डिपेंड करेगा। किसानों को पहले इसके माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे, बाद में वो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण डाटा मैं आपको बता रहा हूं, जिस पर निश्चित तौर पर कह रहा हूं आगामी परीक्षा में सवाल आएंगे। जहां पर पटवारी में सवाल आया है, जहां पर वीडियो से सवाल आया है, जहां पर आरएस प्री के एग्जाम में सवाल आए, और नई इकोनॉमिक सर्वे जो है उस पर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो उसकी भी मैं शुरुआत आज करता हूं। आपका आर्थिक समीक्षा जो है, क्या है, आर्थिक समीक्षा। इन डाटाओं को आपको रट्टा मार लेना है भैया। आर्थिक समीक्षा 2000 कब की है, ये 2021-22 की है या 22-23 की है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 21-22 की आर्थिक समीक्षा है, बजट 2022-23 का है, और इकोनॉमिक सर्वे आपकी कब की है, 21-22 की है। ये दो बात आपको पहली बार में क्लियर रखनी है। बजट कब का है, 2022-23 का है, और आर्थिक समीक्षा जो है 2021-22 की है। 21-22 में क्या हुआ, यानी 21 तक, दिसंबर 2021 तक हमने क्या किया, वो सब डाटा इसमें है। आगामी वर्ष में हम क्या करने वाले हैं, वो डाटा आपका बजट में है। तो ये सब बातें बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो कितना रहा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये उत्पाद कितना रहा, इसके विषय में बातचीत आपको याद रखनी है। ये दो कीमतों पर तय होता है। जैसे राष्ट्र की सकल घरेलू उत्पाद है, तो राजस्व की भौगोलिक इकाई जो देश की है उसमें कितना उत्पादन हुआ, वो उत्पादन डिपेंड करता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को बताता है। ठीक उसी प्रकार राज्य की भी जीडीपी होती है। सॉरी, ये दो कीमतों पर तय होती है। एक होती है स्थिर कीमतों पर, कितने पर, एक स्थिर कीमत पर, स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष 2011-12 है, ये ध्यान रखना है। स्थिर मूल्य की अगर बात की जाए तो राजस्थान के सभी प्रकार के जो भी डाटा आपको पढ़ाए जाएंगे उनका आधार वर्ष 11-12 है। एक होता है आपका प्रचलित मूल्य, एक क्या होता है, प्रचलित मूल्य होता है। इस प्रचलित मूल्य की अलग कहानी है। तो प्रचलित मूल्य का मतलब है आज की तारीख, 2021-22 का डाटा है, तो आज की जो वर्ष चल रहा है 2022, ठीक है, इस 2022 के जो डाटा है उनको प्रचलित मूल्य बोलते हैं, और एक वर्ष को स्थिर मानकर जो है वो निर्धारण किया जाता है, उसको स्थिर मूल्य बोलते हैं। इस स्थिर मूल्य के आधार पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो कितनी है, तो स्थिर मूल्य पर है 7,33,017 जो है वो आपको ध्यान रखनी है। 7,33,000 और कितनी है, 17, इतनी क्या है, स्थिर मूल्य पर घरेलू उत्पाद हमारा है। प्रचलित मूल्य पर कितना है, तो प्रचलित मूल्य पर है 11,96,137। ये ऐसा का ऐसा डाटा छपा हुआ आएगा पेपर में, और ऐसे कैसे आपको टिक लगा देना है कि भैया ये है। तो पिछले वर्ष से दोनों में बढ़ोतरी हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, इससे 2020-21 के जो डाटा थे उससे वृद्धि दोनों में दर्ज की गई है, यानी स्थिर मूल्य में भी और प्रचलित मूल्य में। तो यहां लिख देता हूं 2020-21 का जो डाटा था, 2020-21 से दोनों में वृद्धि हुई है। दोनों में क्या हुई है, दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। पहली बात मैंने बताई है, स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,33,017 है, और प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो घरेलू उत्पाद कितना है, 11,96,137 है। ये बात आपको रट लेनी है। सर जी आशीर्वाद दे दो, परीक्षा देने जा रहा हूं दिल्ली एसएसबी की, जरूर जरूर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, ठोक दो पेपर को बस। अब देखिए यहां पर अगली बात हम लोग जो करने वाले हैं वो जरा देखिएगा क्या है यहां। हाँ जी, एक किसान सम्मान निधि की भी 3 साल पूरे हो चुके हैं, ये भी बात कह रहे हैं, तो ये भी बात सही है। किसान सम्मान निधि जो है, ठीक है,
अगले सवाल पर बात करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना जो है उसको आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। 24 तारीख को उसे शुरू किया गया, 24 तारीख को कल पूरे हो चुके। वैसे अगला सवाल जो है वो है हमारा वृद्धि दर, यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर जो है वो कितनी दर्ज की गई। वृद्धि दर जो है वो भी दो मूल्यों पर है, एक स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर है, ये पक्का रट लेना। एक है आपका प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर, प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर, प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर। यहां पर वृद्धि दर जो है ये तो दर्ज की गई है 11.04%, जो कि आपको ध्यान रखना है। पिछली बार स्थिर कीमत और प्रचलित मूल्य जो थे दोनों की कम थी, इस बार दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रचलित मूल्य पर कितनी है, तो ये 18.04% वृद्धि दर्ज इस बार की गई है। तो दोबारा सुन लो, स्थिर मूल्य पर 11.04% और प्रचलित मूल्य पर कितनी दर्ज की गई है, 18.04। ये आपका 5 स्टार नंबर सवाल है, यहां लिख देता हूं। 5 स्टार सवाल का मतलब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप। सबसे ज्यादा याद करने वाला सवाल है कि भैया सकल घरेलू उत्पाद जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, इस उत्पाद में वृद्धि दर जो है वो कितनी दर्ज की गई है। तो स्थिर मूल्य पर 11.04%, प्रचलित मूल्य पर 18। 11 और 18 याद कर लो तो भी बहुत है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वृद्धि दर 11.04, 18.04 दोनों क्षेत्र में। इसके बाद अगला सवाल देखिएगा, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में हमारा क्या योगदान रहा। क्षेत्रवार वर्गीकरण जो है वो क्या रहा, वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार का है, ठीक है, वो भी जरा समझ लीजिएगा। यहां पर लिखा गया है क्षेत्रवार वर्गीकरण का मतलब है हमारे यहां पर योगदान देने वाले 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। 3 क्षेत्र कौन कौन से, एक हमारा कृषि क्षेत्र है, एक हमारा कौन सा क्षेत्र है, इसके बाद उद्योग क्षेत्र है, और एक हमारा क्या है भैया यहाँ सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्रों में क्षेत्रवार वर्गीकरण क्या है सकल घरेलू राज्य उत्पाद का, वो जरा सुनिएगा। ये भी 2 कीमतों पर आधारित है। एक आपका क्या है, स्थिर कीमतों पर है, क्या है, स्थिर कीमतों पर है। एक कौन सी कीमतों पर है, तो एक आपका है प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर जो है वो आपका यहाँ पर है। तो जरा सुनिएगा भैया, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों पर कितना कितना है जरा देखो भाई। कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है, स्थिर कीमतों पर है आपका 28.85%। पक्का याद कर लेना, सीधा पूछा जाएगा सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो है ये वाली आपकी कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है, तो 28.85% है। उद्योग क्षेत्र का 26.34% है। सेवा क्षेत्र का जो है वो 4.81% है। ये स्थिर कीमतों पर है। 28, 26, 44 याद करना है। 28, 26, 44 कृषि क्षेत्र का 28% स्थिर कीमतों पर है, उद्योग क्षेत्र का 26 है, और सेवा क्षेत्र का कितना है, 44% योगदान जो है वो यहां पर है, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसके बाद है प्रचलित क्षेत्र का। प्रचलित क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 30.23% है। उद्योग क्षेत्र का योगदान आपका 24.67% है। सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो आपका 45.10% है। दोबारा बोल रहा हूं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का कितना कितना योगदान किस किस क्षेत्र के अंतर्गत है जरा सुन लो। स्थिर का है 28.85, उद्योग का 26, सेवा का 44.81, प्रचलित का 30.23, 24.67, 45.10। पक्का याद करना है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ इसकी प्राप्त हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चल इसके बाद बात करते हैं, इनमें भी वृद्धि हुई है कमी हुई है, वो 2020-21 के डाटा आप लोग देख सकते हो। 2020 के और 21 से इनमें क्षेत्रों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ये डाटा कौन से वर्ष का है, तो ये मैंने आपको बता दिया 2021-22 जो है उसके आधार पर है। जी स्थिर कीमतों का आधार वर्ष तो 2000 क्या है 11-12 है, और इनका आधार वर्ष जो प्रचलित है वही है। 2020-21 में इन क्षेत्रवार वर्गीकरण क्या था, स्थिर और प्रचलित कीमतों पर, तो ये वाला आपका था 30.45 था।
ये 25.26 था, ये 44.29% था पिछली बार। ये वाला प्रचलित कीमतों पर जो था 30.98% था, ये आपका 23 पॉइंट जो है वो 42% था, ये वाला 45 पॉइंट कितना था 60%। अब देखो स्थिर कीमत 30 से 28 हो गई, यानी कृषि क्षेत्र में कमी आई है। समझ गए मेरी बात, कृषि क्षेत्र में कमी आई है। इसके बाद 25.26 था जो कि 26.34 हो गया। स्थिर कीमतों में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। वो सीधा डाटा नहीं पूछकर आपको कंपैरिजन का सवाल पूछ सकता है। 44.29 था जो कि 44.81% हो गया। तो भैया कृषि क्षेत्र पिछली बार की बजाय इस बार कृषि क्षेत्र में क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है स्थिर मूल्य के अंतर्गत। अब बात करें हम, अगर प्रचलित मूल्य जो है इसके आधार पर अगर बातचीत की जाए आपसे, तो क्या मामला रहा है वो भी जरा समझिएगा। यहां पर क्या रही है इसकी कहानी। इसमें 30.98 और यहां पर 30 पॉइंट कितना है 23 है। तो इसका मतलब हम एक निष्कर्ष यहां पर निकाल सकते हैं भैया। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष जो कृषि क्षेत्र है उसमें क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। यहां पर 2020-21 की बजाय कहां पर वर्ष 2021-22 में 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, कमी। ठीक है, इसके अलावा देखो उद्योग क्षेत्र 25 से 26 हो गया, 44 से 44-81 हो गया, प्रचलित कीमत से 23 से 24 हो गया, ये 45-60 से 45-10 हो गया। इन दो कीमतों में भी कमी दर्ज की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कृषि क्षेत्र में कमी, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। और सेवा क्षेत्र जो है उस सेवा क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है स्थिर कीमतों पर, लेकिन प्रचलित कीमतों में अभी भी 45-60 की बजाय क्या हुआ है 45-10, यानी थोड़ी कमी दर्ज यहां पर की गई है। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग मेरे हिसाब से आज इतना ही याद कर पाओगे, बाकी जो बच गया है वो और भी डाटा है, खूब सारा है, उस पर भी लिख देता हूं। चलो फिर बाकी कल आप याद करते रहना साथ में ही। इसके बाद अगला डाटा किससे रिलेटेड है मैं यहां लिख ही देता हूं इसको। यह शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है, घरेलू उत्पाद, यहां से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है ये क्या रहा है, ये भी दो कीमतों पर है, एक स्थिर कीमत पर है और एक क्या है आपका प्रचलित कीमत पर है, प्रचलित पर है। ये दोनों भी आपको याद करना। ये 6,48,000 और 142 है। ये पूछा गया था पटवार के एग्जाम में। किस एग्जाम में, PATWAR, जिसके अभी पटवार का एग्जाम जो है वहां पूछा गया था। ये डाटा 6,48,142 है। ये 10,78,903 है, 10,78,903 है। ये किस कीमत पर है, तो ये है प्रचलित कीमत पर है। ठीक है, जरा चलिए यहां पर है 6,48,142, 10,78,903। ये किस वर्ष का है तो मैंने बता दिया। हम बात करें 2021-22 की आर्थिक समीक्षा का है ये डाटा। इसमें वृद्धि दर्ज की गई है या कमी दर्ज की गई है, तो इसका पता किससे चलेगा, इसका पता चलेगा जब आप तुलना पढ़ोगे, इनकी तुलना पढ़ोगे तो अपने आप आपको इसका क्या होगा आइडिया हो जाएगा। तुलना कैसे सर, ये डाटा जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं इधर वाले बॉक्स में, ये पिछले वर्ष के हैं। ये किस वर्ष के हैं, 2000 यहां पर 20-21 के डाटा लिख रहा हूं। ये था पिछली बार 5,83,645, 5,83,645। ये था 9,14 और 262, ये इतना था। तो 5 से हो गया कितना 6, ये 9 से हो गया 10। इसका मतलब पिछले वर्ष से वृद्धि दर्ज की गई है। नोट लगाकर लिख देता हूं यहां, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 से 2021-22 में वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। ये बात आपको देखनी है। शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 से
2021-22 में वृद्धि दर्ज की गई है, यह आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। बस लास्ट एक डाटा आज का और लिख रहा हूं, कल इन पर मैं सवाल कराऊंगा तो आपको सवाल याद हो जाएंगे, फटाफट आपको नजर भी आ जाएंगे। तो अब जरा देखिएगा क्या है आपका मामला इससे रिलेटेड। अंतिम है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है इससे रिलेटेड एक डाटा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो जरा सुनिएगा। पहला है स्थिर मूल्य पर कितनी है, स्थिर मूल्य पर कितनी है। इसके बाद याद करना है कि भैया प्रचलित मूल्य पर कितनी है, प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये दोनों बताते हैं। यहां पर है आपका 81 और 231 है, 81,231 है, 81,231 है। प्रचलित मूल्य पर 1,35,218 है, 1,35,218 है। स्थिर मूल्य पर 81,231 है। पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष क्या हुआ है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, इस प्रकार का डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो ये ध्यान रखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये क्या है 2021-22 का डाटा, 21-22 का है, और यहां लिख रहा हूं 2020-21 का, 2020-21 का। इसमें क्या था जरा समझो, ये तो था भैया 74,900 थी, ये वाला मामला था 1,15,933, 1,15,933 था। इसका मतलब नोट लगाकर मैं यहां लिख देता हूं कि प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय जो है, इस प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2021-22 में, 21-22 में वर्ष 2020-21 से वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। बस ये डाटा इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको आज की क्लास में कराया है, ठीक है। हाँ जी, ये धीरे धीरे याद होगा, आज मैंने पूरी डिटेल कराई है, कल मैं इन पर सवाल कराऊंगा तो आप लोगों को ये सारी बात याद हो जाएगी। अब प्यारे दोस्तों, आज की क्लास से विदा लेने का वक्त आ चुका है और कल वापस आप लोगों से ठीक इसी समय 5 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का ये डाटा जरूर याद कर लीजिएगा, आप लोगों को बार बार रिवाइज करोगे तब याद रहेगा और इनमें से सवाल आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।